म्यूट हो जाएगा और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस भी हो गई। जी चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा बायोकेमिस्ट्री का, और ये सब्जेक्ट कॉमन है एमबीबीएस के लिए भी, फार्मेसी डी फार्मेसी वालों के लिए भी, और नर्सिंग जो स्टूडेंट हमारे पास बीएसएन के उनके लिए। तो इसमें हमने जो आज कवर करना है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टोटल 8 चैप्टर हैं। न्यूरो एनाटॉमी की तरह बायोकेमिस्ट्री की भी जो प्रेफर्ड बुक है वो कैप्लान बायोकेमिस्ट्री है। उसमें टोटल 8 चैप्टर जो हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हैं, बाकी मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स का पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो है वो डीएनए रिपेयर एंड रेप्लिकेशन। लास्ट में हम क्वेश्चंस जो एफएससी से रिलेटेड होंगे वो कुछ करेंगे, और आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री में सेंट्रल डॉगमा है। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा में ये हमारे पास जो डायग्राम है वो सेंट्रल डॉगमा की है। सेंट्रल डॉगमा में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। तो रेप्लिकेशन हमारा क्या है? डीएनए से डीएनए ही अगर कॉपी हो, ठीक है, तो वो रेप्लिकेशन होती है। हर डिवाइडिंग सेल्स को रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी मतलब जब ग्रोथ करती है, ठीक है, तो हर सेल डिवाइड होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन तकरीबन हर सेल में होती है। ठीक है, उसके बाद डीएनए से आरएनए बनना उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनना जो ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना जो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप को मिलाकर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिलाकर कंबाइन वर्ड जो होता है वो होता है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को मिलाकर जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो लास्ट प्रोसेस जो इस डायग्राम में मेंशन है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या है? आरएनए से डीएनए बनना। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये नॉर्मली ह्यूमन में बहुत रेयर होती है। ह्यूमंस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ये करेक्टरिस्टिक्स है कुछ वायरसेस की, जैसे HIV वायरस जो है उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और हेपाटाइटिस बी वायरस में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है।
ओनली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि ह्यूमन में होती है वो टीलोमेयर के एंड पे होती है। जो टीलोमेयर एंड है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, वो क्रोमोसोम का एंड होता है। तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस था। इसमें 4 प्रोसेसेस आते हैं: रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए की कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन। तो और लास्ट में आरएनए से दोबारा से डीएनए बनना, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, तो सेंट्रल डोग्मा में जो हमने प्रोसेसेस 4 प्रोसेस पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने कहा कि जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। तो इन दोनों चीजों को अभी हमने कंपेयर करना है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास जो अब टेबल है वो जीन एक्सप्रेशन का है और डीएनए रेप्लिकेशन का है। ये 3 प्रोसेस हो गए। जो फोर्थ प्रोसेस था सेंट्रल डोग्मा का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो क्योंकि ह्यूमन में होता नहीं है तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया। आगे इसको टीलोमेयर एंड के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला जो जीन एक्सप्रेशन में, ये क्या होता है कि जब भी प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती हैं, आपने कोई भी मतलब सेल ने कोई काम करना है उसके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, मैक्सिमल मैक्सिमम मतलब जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कुछ स्टेरॉइड वगैरह भी होते हैं। तो मतलब प्रोटीन जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को चाहिए होती है, तो उसके लिए वो क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। मतलब कि वो क्या करता है, डीएनए से पहले आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए बनाता है, ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब हर सेल क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डुप्लीकेट द क्रोमोसोम बिफोर सेल डिवीजन। ठीक, तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है, जब सेल ने डुप्लीकेट होना होता है, डिवाइड होना होता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या है, डीएनए, मतलब अब जीन एक्सप्रेशन में 2 प्रोसेस हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, पहले आरएनए कॉपी बन जाती है, ठीक है। ये टेबल आपको यहाँ से अब कंप्लीटली क्लियर होगा। अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। तो पूरे का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, सिर्फ एक सेगमेंट जिसके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोटीन की, तो स्मॉल सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है। अच्छा, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि पूरे का पूरा डीएनए ही जो है ना वो रेप्लिकेट होता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए की होती है, रेप्लिकेशन पूरे क्रोमोसोम या पूरे जो डीएनए की लेंथ है वो पूरी की पूरी डुप्लीकेट होती है या रेप्लिकेट होती है। तो ये फर्क है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्मॉल सेक्शन का और डीएनए रेप्लिकेशन पूरे क्रोमोसोम लेंथ का। तीसरा डिफरेंस जो इसमें है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस के इंटरफेस के, मतलब न्यूक्लियस में इंटरफेस के दौरान होती है। कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस में, एक चीज। और दूसरा ये ओनली इंटरफेज में होती है। ठीक है। अब इंटरफेज अभी हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के फेजेस, उसमें हमें पता लगेगा कि इंटरफेज क्या है। तो जीन एक्सप्रेशन इंटरफेज में होती है और रेप्लिकेशन एस फेज में होती है। लास्ट में जो डिफरेंस है इनका वो ये है कि ट्रांसलेशन जो है आरएनए से प्रोटीन बनना, वो साइटोप्लाज्म में होती है।
अच्छा, तो लास्ट जो प्रोसेस हम कर रहे थे आरएनए से प्रोटीन बनना, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं और वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, लेकिन जो रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा जीन एक्सप्रेशन के दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन जो कि न्यूक्लियस में होता है और एक प्रोसेस ट्रांसलेशन जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीटली न्यूक्लियस में ही होती है, रेप्लिकेशन का एक ही स्टेप है और वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये डिफरेंस था, उन्होंने चार डिफरेंस मतलब कैसे बताए हैं, साइट का, ड्यूरेशन का, कि जीन एक्सप्रेशन थ्रू आउट द इंटरफेज होती है और जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एस फेज में होती है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए में होती है और जो रेप्लिकेशन है वो इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए में होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास सेल साइकिल के फेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेज होता है ना वो होता है G1, ये वाला फेज। ठीक है, ये हमारे पास फेज 1 है, G1। इसमें क्या होता है, जैसे ही सेल हुआ है डिवाइड, वो साइज में ग्रो करता है, साइज में ग्रो करता है और ग्रोथ के लिए जो इंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि ज़रूरी होती हैं ग्रोथ के लिए, वो बनाना शुरू करता है G1 में। ठीक है, फिर एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, अगर उसने फर्दर डिवीजन कर दी। ठीक, और थर्ड फेज में ये जो G2 है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, अब उसके पास दो कॉपीज हैं हर क्रोमोसोम की। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर बनाएगा। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो क्रोमोसोम बने होते हैं उनको वो मतलब पहले सेंट्रली अरेंज करते हैं, उसको वो क्या कहते हैं मेटाफेज में, और फिर बाद में वो एक साइड पे पुल कर लेते हैं, दो साइड पे, मतलब एक साइड से स्पिंडल इस तरफ पुल करेगा हाफ क्रोमोसोम्स को, और दूसरी साइड से हाफ क्रोमोसोम को इस तरफ पुल करेगा। तो ये जो है क्या कहते हैं फेज, जो है इसमें इसको क्या कहते हैं G2 फेज कहते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा होता है, मैंने बताया आपको, स्पिंडल जो फॉर्मेशन, ठीक है, या सेंट्रियोल फॉर्मेशन, ये G2 में होता है। ठीक है, फिर जब पूरी तैयारी हो गई है, एस फेज में हमने डीएनए भी रेप्लिकेट कर लिया, G2 फेज में हमने सेंट्रियोल भी बना लिए, बाकी एंजाइम भी जो डिवीजन के लिए हैं, तो आखिरी जो फेज है वो क्या है, एम फेज। एम फेज में क्या होता है, सेल एक से दो में डिवाइड हो जाता है, एम का मतलब माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस फेज में क्या होता है, सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। तो पूरी सेल साइकिल में से अगर आप सिर्फ एम फेज निकाल दो ना, तो बाकी जो बचता है उसको मिलाकर क्या कहते हैं, इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होगा, इंटरफेज में G1 भी आएगा, G2 भी आएगा और एस फेज भी आएगा, तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इंटरफेज। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को attention होगी।
अच्छा अच्छा, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं म्यूट हो गया था और मुझे पता नहीं लगा म्यूट है। तो अब आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये हमने जो सेल साइकिल के फेजेस डिस्कस किए थे, इसमें हमने क्या कहा कि सेल साइकिल के दो फेज हैं। एक माइटोटिक फेज जिसमें असल में डिवीजन होती है, सेल एक से दो में डिवाइड होता है। दूसरा इंटरफेज मिलाकर, जिसमें पूरे माइटोटिक फेज की क्या होती है, तैयारी होती है। ठीक है। और G1 फेज जिसमें तो G1 फेज जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। ठीक है। और उससे नेक्स्ट फेज एस फेज जिसमें क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। और लास्ट जो G2 फेज है उसमें क्या बनते हैं, सेंट्रियोल बनते हैं। तो ये पूरी की पूरी तैयारी है, मतलब ग्रोथ करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, और फिर लास्ट में ये क्या कहते हैं, G2 फेज में सेंट्रियोल बनना, जो कि डिवीजन में हेल्प करेंगे। और लास्ट जो फेज होगा उसमें क्या होगा, माइटोसिस, और सेल एक से दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी सेल साइकिल थी। अब इससे रिलेटेड बड़ी मतलब जो क्लिनिकली अगर बातें मैं रिलेट करूं, तो वो ये है कि देखो, जो हमारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, वो हर वक्त G1 फेज में होते हैं। ठीक है। जो हमारे परमानेंट सेल होते हैं, जैसे कार्डियोमायोसाइट, स्केलेटल मसल्स और न्यूरॉन्स, वो G0 फेज में होते हैं। उन्होंने डिवाइड नहीं करना होता, वो सेल साइकिल से निकल गए होते हैं, तो वो G0 फेज में रेस्ट कर रहे होते हैं। जो हमारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल हैं उसमें स्टेम सेल्स हैं, स्किन के कुछ सेल्स हैं, जीआई मिकोजा है, वो सारे के सारे G1 फेज में होंगे। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, कीमोथेरापी हो, वो सब के सब उन सेल्स को टारगेट करते हैं जो कि G1 फेज में हो। ठीक है। तो ये सेल साइकिल की इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि कैंसर जो थेरापी है, जो कीमोथेरापी है, वो सेल स्पेसिफिक फेज पर एक्ट करती है। मतलब कुछ कैंसर थेरापी हैं जो G1 फेज पर करती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो एस फेज पर करती हैं, और कुछ जो G2 फेज पर करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विन ब्लास्टिन और विन क्रास्टिन, जो कि मतलब ट्यूब्यूल पोलीमराइज करती हैं। ठीक है। तो वो एस फेज में है। ठीक है। और ब्लियोमाइसिन, जो जिसका मतलब क्या एक्शन है कि वो फ्री रेडिकल इंजरी भी करती है, और डीएनए स्ट्रैंड्स को बाइंड कर कर डैमेज करती है, वो G2 फेज पर करती है। ठीक है। और कुछ अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक फेज पर एक्ट करते हैं, तो वो G1 पे भी करेंगे, एस पे भी, और G2 पे भी। ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन उसकी जो बेस है वो बायोकेमिस्ट्री से है। तो उसमें हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल के फेजेस कौन से हैं, कौन कौन सा काम किस किस फेज में होता है। फर्ज करें अगर एक ड्रग है जो कि आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, जैसे हमारे पास फ्लूकोसाइटोसिन जो होता है, वो आरएन डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो वो ड्रग कहाँ एक्ट करेगी, एस फेज पे। कुछ ड्रग ऐसी हैं जो सेंट्रियोल को इनहिबिट करती हैं, तो वो कहाँ एक्ट करेंगी, G2 फेज पे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड पर। अच्छा, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि न्यूक्लियोटाइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड है, और उसका जो पॉलीमर जो है वो डीएनए है, और उसका जो मोनोमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है शुगर, एक फॉस्फेट, और एक हमारे पास बेस है। ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, जो मैंने मेंशन किया है, ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ है, ये हमारे पास बेस है। ये क्या है, बेस है। बेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, इसी बेस की वजह से न्यूक्लियोटाइड की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये जो है रिंग शेप में हमारे पास ये पेंटोज शुगर है, और इसका नाम क्या है, राइबोस। तो ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब आप देखें, एक का नाम तो है इधर यूएमपी, और दूसरे का नाम है डीजीएमपी। ठीक है। जो यू नाम है वो इसलिए है कि यहाँ जो बेस है वो कौन सी है, यूरासील है, और यहाँ जो बेस है वो कौन सी है, ग्वानोसिन है। ठीक है। तो ग्वानोसिन और एडेनिन, ये डबल रिंग होती हैं। ये देखें, इसमें क्या है, एक रिंग, और इसमें ये सेकेंड रिंग, ये दो रिंग्स होती हैं। और यूरासिल जो है वो
सिंगल रिंग होती है। यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन वो क्या होती हैं तीनों सिंगल रिंग, और गवानीन और एडेनिन वो डबल रिंग होती हैं। तो इसका नाम इस तरह चेंज हो जाता है, जीएमपी और यूएमपी। एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है कि इससे पहले डी नहीं लिखा स्मॉल में, इससे पहले डी लिखा हुआ है डीजीएमपी। वो क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सी है। अब डीऑक्सी का क्या मतलब है वो भी आपने इसी डायग्राम से क्लियर करना है। ये देखें, यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है 2 पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच नहीं है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट पर क्या हुई है इसकी डीऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं डीऑक्सीडाइज है ये, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन निकला हुआ है। आरएनए में और डीएनए में यही फर्क है, ठीक है। आरएनए क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, और डीएनए क्या होता है डीऑक्सीडाइज्ड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ये डिफरेंस है आरएनए में और डीएनए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चैट में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि स्लाइड क्लियर है। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें डीएनए स्ट्रक्चर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड के बारे में जितनी बातें हमें पता होनी चाहिए वो अब हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे से जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि यहाँ क्या है 5 एंड है, ठीक है, और इस तरफ एंड जो होगा ऊपर की तरफ वो क्या है 3 एंड है। तो ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं। ये 5 to 3 एंड है, और वो जो सेकंड हमारा स्टैंड है वो 3 to 5 एंड है। तो ये इस एंटी पैरेलल का मतलब है। तो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, डबल स्टैंडर्ड है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, ये चीजें। और एक और चीज एडिशन जो हमने यहाँ नहीं मेंशन की वो ये कि ये जो दोनों स्टैंड होते हैं इनकी बेसिस आपस में अटैच होती हैं, ठीक है। जैसे एडेनिन गवानिन के साथ बाइंड करती है, और इनके दरमियान क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 और 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो हमारे पास थाइमीन और साइटोसिन होती हैं, ठीक है, गवानिन और साइटोसिन ये क्या है सी और गवानिन। तो गवानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच होती हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। और एडेनिन और थाइमीन दोनों आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। 4 ही बेसिस होती हैं डीएनए में। जो यूरासिल होती है वो आरएनए का पार्ट है, उसमें डीएनए में नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी मतलब डीएनए की प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी कि ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, डबल स्टैंड है इसमें। एक स्टैंड 5 to 3 एंड है और दूसरा 3 to 5 एंड है। फिर ये क्या है एंटी पैरेलल है, ठीक है। और लास्ट में कि थायामीन और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होती हैं एक दूसरे से, और साइटोसिन और गवानीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, तो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए में क्या है सुपर क्वाइलिंग, मतलब डीएनए हमने देखा कि पॉलीमर है, लेकिन डीएनए ऐसा नहीं होता कि एक एक न्यूक्लियोटाइड सेपरेटली प्रेजेंट हो, ठीक है। तो डीएनए क्या होते हैं रोल्ड अप होते हैं। किसके ऊपर रोल्ड अप होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन में 8 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ऑक्टामर्स कहते हैं। हिस्टोन्स के ऑक्टामर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं H1 H2 H3 4, तो ये सारे क्या हैं हिस्टोन प्रोटीन के कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो जो आपका डीएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो हिस्टोन पे रैप्ड होता है, ऐसे रैप्ड होता है। और रैपिंग में हेल्प कौन करता है? ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना हिस्टोन का हमारे पास,
हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हिस्टोन का वो है H1। अगर H1 नहीं होगा, ये देखें यहाँ H1 है तो क्वाइलिंग क्या हुई है, क्लोज, और विदाउट H1 क्या है, क्वाइलिंग क्या है, सेपरेट है, गैप ज्यादा है, विदाउट H1 गैप ज्यादा है। ठीक है, अगर H1 नहीं होगा तो जो इंजाइम है, जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि सेंसिटिव टू न्यूक्लियस, ठीक, तो सेंसिटिव टू न्यूक्लियस होगा अगर H1 नहीं होगा, तो मतलब न्यूक्लियस जो एंजाइम है वो डीएनए को ब्रेक कर सकेंगे। इस तरह जो H1 है वो प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक, अच्छा, सेकंड हमारे पास ये भी दोबारा से मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है कि डीएनए कैसे अरेंज होता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमने ये वाली स्लाइड डिस्कस की थी, यहाँ क्या था, ये डबल स्ट्रैंड था, हेलिक्स फॉर्म में क्या था, डबल स्ट्रैंड। अब हम जा रहे हैं इस स्लाइड पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है, ये हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम कैसे बना, अगर हिस्टोन पर डीएनए रैप हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी होती है, 10 नैनोमीटर, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम में वो हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोसोम में अगर H1 जो प्रेजेंट होता है वो उसको न्यूक्लियोसोम को क्लोज कर देता है। जब न्यूक्लियोसोम क्लोज आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियो फिलामेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये रैपिंग ज्यादा हुई हुई है। ये इसकी विड्थ कितनी होती है, 30 नैनोमीटर। ये हमें याद नहीं रखनी, लेकिन ये है कि सक्सेसिव स्टेप कौन से हैं। डीएनए हेलिक्स मोस्ट सिंपल फॉर्म है इसकी डीएनए की, न्यूक्लियोसोम विद हिस्टोन, हिस्टोन अगर क्लोज क्लोज हो तो फिर न्यूक्लियोफिलामेंट। ठीक है, और अगर इसमें लूप्स बन जाएं तो ये क्या होती है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन इनमें बन जाती हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, डीएनए की बाइंडिंग, डीएनए की रैपिंग, उनको हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। तो इन सबको मिलाकर, चाहे वो डबल हेलिक्स फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में हो, न्यूक्लियोफिलामेंट की फॉर्म में हो, हम क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन। और अगर बहुत ही हाईली ऑर्डर पैकिंग हो तो उस वक्त हम क्या कहते हैं डीएनए पे, कि ये इस वक्त हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म है। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या फर्क है। यू क्रोमेटिन वो पार्ट है जो कि जीन एक्सप्रेशन कर सकता है। अभी हमने पढ़ा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, जो कि जीन एक्सप्रेशन नहीं कर सकता। तो ये देखें, ये जो ऊपर एरो लगी हुई है, इसमें आप ये देखें कि यहाँ ये क्या है, मोर एक्टिव। जितना वो सिंप्लीफाइड होगा, जितना उसकी रैपिंग कम होगी, तो वो मोर एक्टिव होगा, उसकी जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना वो टाइटली पैक्ड होगा तो फिर लेस एक्टिव होगा, जीन एक्सप्रेशन क्या होगी, कम होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अभी तक आप लोगों को क्लियर है, तो इंशाल्लाह ये रेप्लिकेशन और रिपेयर वाला भी आगे क्लियर होगा अगर आप डीएनए समझ चुके हैं। डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट हैं, शुगर, फॉस्फेट, राइबो शुगर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन में फ़र्क क्या है प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, स्टेप्स क्या हैं रेप्लिकेशन के। ठीक है, और डीएनए अगर डैमेज हो तो वो रिपेयर कैसे हो, ये आज हमारा टॉपिक। अच्छा, तो हमारे पास जो थे चैप्टर्स वो दो थे। ठीक है, तो एक चैप्टर हम अभी कर चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड और ऑर्गेनाइजेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे होता है वो, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, पहले तो पॉलीमर बनता है, पॉलीमर के बाद न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियोसोम के बाद न्यूक्लियोफिलामेंट्स बनते हैं, फिर उसकी फर्दर रैपिंग होती है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के साथ, और लास्ट में क्या होता है, हाई टाइटली पैक्ड जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी कि न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है कि सेल भी माइक्रोस्कोपिक होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस तो एक सब सेलुलर ऑर्गेनेली है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब 46 क्रोमोसोम की जो एग्जांपल है वो कहते हैं कि अगर उसकी लेंथ देखी जाए तो तकरीबन 6 मीटर है, या पता नहीं इससे भी ज्यादा है। तो वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिकली उन्होंने रैप कर करके मतलब उसमें उसकी क्या कहते हैं पैकिंग हुई होती है, तो वो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं। अब हमारे पास सेकंड चैप्टर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर है, ये हम 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को
फर्स्ट में से कोई अगर इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, जीन एक्सप्रेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। मीटिंग एंड नहीं होगी, ये लिंक चलता रहेगा। 5 मिनट बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करता हूँ, और इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, अब आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो डिफरेंस हमने वहां कवर किए, इस टेबल में मैंने लिस्ट भी की है। देखो, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो डीएनए पॉलीमरेज में होती है वो 5 to 3 ND होती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो करता है वो किसकी सिंथेसिस करता है? आरएनए की। टेम्पलेट दोनों कौन सा यूज करते हैं? डीएनए ही यूज करते हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट दोनों के लिए डीएनए। ठीक, सबस्ट्रेट जो चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज को, वो सारे डीऑक्सीडाइज हैं, डीऑक्सीडाइज, जीटीपी, सीटीपी और थायमिडीन फॉस्फेट। ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें क्या है? नहीं है, डी नहीं है, मतलब ये डीऑक्सीडाइज नहीं है। और एक एडिशन क्या चीज है? यू का। तो यूरासिल सिर्फ आरएनए में होती है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? आर प्राइमर। प्राइमर सिर्फ किसको चाहिए होता है? डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होता है। ठीक है, वो प्राइमर मोस्टली आरएनए का होता है, मोस्टली आरएनए का होता है, लेकिन डीएनए का भी हो सकता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या मिसपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के पास होती है और आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं होती। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस था। ये हमने अभी तक जो डिफरेंस पढ़ा है वो किस चीज का पढ़ा है? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे रेप्लिकेशन का ही, प्रोक्रियोट्स में रेप्लिकेशन का और यूक्रियोट्स में रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो देखो स्टार्ट में हमने पहला डिफरेंस पढ़ चुके थे। इसका पहला डिफरेंस क्या था रेप्लिकेशन का प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में? कि प्रोक्रियोट्स में ओरिजिन क्या होता है? सिंगल। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ओरिजिन मल्टीपल। तो ये हमारे पास पहला डिफरेंस था, और ये पहला डिफरेंस ही वहां टेबल में लिस्टेड है। ठीक है, ये हमारे पास वन साइट होती है पर क्रोमोसोम, और वन साइट होती है पर क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें क्या होती है? मल्टीपल साइट्स होती हैं पर क्रोमोसोम। ठीक, अच्छा, दोनों को डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड होता है, और रेप्लिकेट तभी कर सकता है जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो, क्योंकि जब डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो एज ए टेम्पलेट काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों में हेलिकेज की जरूरत होती है। किसकी? हेलिकेज की जरूरत होती है, किस लिए? कि वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? स्टेबलाइजेशन। जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ना अलग, वो एक दूसरे से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह की, मतलब आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेज होती हैं, ये दोबारा से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं। तो दोबारा से ये मतलब क्रॉस लिंक ना कर जाएं या स्ट्रैंड डबल ना हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज इसमें क्या यूज होती हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये भी दोनों में सेम है, यूक्रियोट्स में भी और प्रोक्रियोट्स में। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। अब प्राइमर क्या चीज है? हमने पढ़ा कि प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए होता है, मोस्टली ये आरएनए से बना होता है, और ये रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है। तो आरएनए प्राइमर बनाता कौन है? आरएनए प्राइमर कौन बनाता है? प्राइमेज बनाते हैं। ठीक है, प्रोक्रियोट्स में भी और यूक्रियोट्स में भी प्राइमेज जो हैं वो आरएनए प्राइमर बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? कि प्राइमर बन गया, अब इसमें क्या ऐड करने हैं? हमने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं। अब सोचो कि अगर तो एक ही साइट है, ठीक है, दो स्ट्रैंड है, एक में जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होने हैं वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होने हैं 3 to 5 एंड पे। किस डायरेक्शन में होने हैं? 3 to 5 एंड पे। लेकिन जो हमारे स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल हैं। ये भी हम इसमें देखते हैं, ये यहाँ से देखते हैं ये वाला स्टेप। देखो कि दो स्ट्रैंड है, एक 3 to 5 है। ठीक है, तो जो 3 to 5 वाला स्टैंड होगा और वो एज ए टेम्पलेट काम करेगा। ठीक है, उसमें तो इजीली हम न्यूक्लियोटाइड 5 to 3 एंड ऐड कर सकते हैं, 5 to 3 एंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करो
कि अगर ये स्ट्रैंड क्या हो जाए, जो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब इसको हमने ऑपोजिट कर दिया। अब हमारे पास जो हमने न्यू स्टैंड बनाना है रेप्लिकेशन के दौरान, वो कंफर्म है कि हम सिर्फ 5 to 3 एंड ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो इसलिए एक स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूसली बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो कि शॉर्ट पीसेस में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये इसलिए क्योंकि डीएनए क्या होता है आपस में हेलिक्स शेप में होता है। वो टोटली ये नहीं होता, हेलिकेज का काम ये नहीं होता कि वो टोटली डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग कर दे, एक को अलग कर दे और एक को अलग कर दे। वो क्या करता है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है ना उसको अनबाइंड करता है। ठीक है, आगे से भी वो हेलिक्स शेप में ही रहेगा, पीछे से भी वो हेलिक्स शेप में ही रहेगा। तो इस वजह से शॉर्ट शॉर्ट सेगमेंट में जो बनेगा उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो कंटिन्यूस में बनता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कि इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 ही काम करता है दोनों में। ठीक है, और यहाँ डीएनए पॉलीमरेज का नाम चेंज है यूकैरियोट्स में, वो क्या है, अल्फा और डेल्टा। प्रोकैरियोट्स में क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और यूकैरियोट्स में एक ही डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसके सब यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अल्फा और डेल्टा जो सब यूनिट हैं वो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन करवाते हैं। अब हमारे पास है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो हमने बनाया था इसलिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ प्राइमर होता है तो ऐड कर सकेगा न्यूक्लियोटाइड, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। लेकिन वो आरएनए प्राइमर, वो प्राइमर किस चीज का था, आरएनए का, तो उसको रिमूव करना भी जरूरी है, उसको रिमूव करना भी जरूरी है। तो उसको जो रिमूव करता है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है प्रोकैरियोट्स में, और आरएनएज एंजाइम इसको कहते हैं, आरएनएज एंजाइम जो है वो इसको रिमूव करता है यूकैरियोट्स। दोनों के पास क्या होती हैं, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए। ठीक है, तो मतलब रिमूव कर दिया हमने आरएनए प्राइमर का, अब वो जो स्पेस है उसको फिलअप करना है, तो वो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज का डेल्टा सब यूनिट करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि एक लीडिंग स्ट्रैंड है उसको तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो शॉर्ट पीसेज में बनता है, और वो जो पीसेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए क्या है, डीएनए लाइगेज यूज होते हैं। ठीक है, डीएनए लाइगेज किस में यूज होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी डीएनए लाइगेज यूज होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपर क्वाइल। ठीक है, अब सुपर क्वाइल क्या होता है, हमने कहा कि हेलिकेज रिमूव करेगा। आपने कभी रस्सी को एक तरफ से अनबाइंड करना शुरू किया हो तो आखिर में जाके ज्यादा सुपर क्वाइलिंग हो जाती है, उलझी हो, एक तरफ से आप खींचते रहें तो फिर दूसरे एंड पे क्या हो जाता है, ज्यादा उलझ जाता है, तो वो सुपर क्वाइल उस चीज को कहते हैं। जब हेलिकेज अनबाइंड कर रहा होता है ना हेलिक्स को, तो जो उसके एंड्स होते हैं उस पर क्या हो जाती है, सुपर क्वाइलिंग। उस सुपर क्वाइलिंग को खत्म करने के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं, डीएनए टोपो आइसोमरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ड्रग्स के हिसाब से, एक इसका मैकेनिज्म है डीएनए टोपो आइसोमरेज 2। ठीक है, इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, डीएनए जाइरेज। जो हमारे पास एक एंटीबायोटिक की क्लास है क्विनोलोन्स, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो ये इस तरह क्या है, ये बैक्टीरियोसाइडल हैं, मतलब ये बैक्टीरियाज को किल करती हैं इस तरह। ठीक है, और लास्ट में है हमारे पास किस, टीलोमेयर्स। तो प्रोकैरियोट्स में तो टीलोमेयर्स नहीं चाहिए कि मतलब लेंथनिंग नहीं चाहिए होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ह्यूमन में सिर्फ एक एंड पे होती है, वो किधर होती है, टीलोमेयर एंड पे। तो वहाँ ये टीलोमरेज के पास कौन सी एक्टिविटी होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी एक्टिविटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका क्या मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, कि ये पहले टीलोमेयर के एंड पे आरएनए ऐड करेगा, फिर आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी होती है, ये आरएनए से डीएनए बना सकता है। ये है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब वो डिपेंड करेगा, यानी उसका टेम्पलेट जो होगा वो आरएनए होगा।
जो टेम्पलेट होगा वो आरएनए होगा और उस पे जो ऐड होगा वो डीएनए पॉलीमरेज होगा। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये, ठीक है। दैट रिक्वायर आरएनए टेम्पलेट टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब चाहिए क्या इसको, आरएनए टेम्पलेट, और आरएनए टेम्पलेट चाहिए है और बनाएगा क्या, डीएनए। तो इस चीज को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रेट्रोवायरसेस में होती हैं, जो मैंने आपको बताया, HIV है जिसकी एग्जांपल, ठीक है। और टीलोमरेज भी क्या है, टीलोमरेज इज एन एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही है। ये काम किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। ये शॉर्ट आरएनए टेम्पलेट को यूज करता है, उसके अकॉर्डिंग डीएनए बनाता है, और वो डीएनए फिर क्या कर देते हैं, एंड को लेंथन कर देते हैं एंड्स की, ताकि सेल डिवाइड होता रहे कंटिन्यूस। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। हमने डिफरेंस पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का, फिर हमने डिफरेंस पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स। ये हमारे पास दो टॉपिक हो गए। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो है डीएनए रिपेयर। अभी तक आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो डीएनए रिपेयर हमने पढ़ना है, ठीक है। तो डीएनए रिपेयर को सिर्फ क्लिनिकली रिलेटेड हमने पढ़ना है। तो किस क्या क्या काजेज हैं, कैसे कैसे डीएनए डैमेज होता है, और फिर कौन कौन से एंजाइम जो हैं उनको रिपेयर करते हैं, ये हमने पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि थायमिडिन डाइमर कैसे बनते हैं, उसकी कॉज क्या है थायमिडिन डाइमर बनने की, यूवी रेडिएशन। ये मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर ये वाइट स्किन वालों में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा पिगमेंट है वो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। तो थायमिडिन डाइमर बन जाते हैं यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर हो तो, ठीक है। अब जो थायमिडिन डाइमर बनते हैं उसको रिकॉग्नाइज कौन करते हैं, ठीक है। उसके लिए रिकॉग्नाइज करते हैं एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज वगैरह, वो भी हम सीक्वेंस पढ़ते हैं आगे। और उनको एक्साइज कौन करते हैं, निकालते कौन है, एक्सियन एंडो न्यूक्लियेसिस जो होते हैं वो उन थायमिडिन डाइमर्स को निकाल देते हैं। और फिर डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे न्यू न्यूक्लियोटाइड को, और डीएनए लाइगेज उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये मतलब एक तरह का, इसकी आगे डिटेल है हर एक की। फिर मिसमैच बेस जो रिपेयर हो जाती हैं, मतलब मिसमैच बेस जो अटैच हो जाती हैं, ये असल में डीएनए रेप्लिकेशन एरर है, जो अभी हम पढ़ भी आए हैं कि वैसे तो डीएनए पॉलीमरेज के पास 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ताकि जो भी मिसपेयरिंग हो वो सही हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाती सही तो वो फिर ट्रांसफर करती है जनरेशन टू जनरेशन। और आप ये देखो कि इसकी वजह से ये तब होता है जब कोई जीन डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो MSH1 और MSH2 जीन अगर डिफेक्टिव हों तो फिर क्या होगा, मिसपेयरिंग होने लगेगी, और मिसपेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इसमें होता है, HNPCC। इसको लिश नाहन सिंड्रोम कहते हैं, और दूसरे कैंसर भी इसमें होते हैं। इनको भी मतलब जो रिपेयर एंजाइम है वो सेम है। जो रिपेयर एंजाइम इसमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। और आखिर में हमारे पास क्या है, साइटोसिन डीअमाइनेशन, ठीक है। साइटोसिन डीअमाइनेशन की कॉज क्या है, स्पॉन्टेनियसली हो सकती है या हीट में ये हो सकती है, हीट शॉक की वजह से भी हो सकता है। इसको जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, और जो इसको एक्साइज करता है वो एंडो न्यूक्लियेज है, ठीक है। और लास्ट में जो इसे रिपेयर करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज, और जो ज्वाइन करेगा वो डीएनए लाइगेज। तो ये तीन तरह के डीएनए रिपेयर हैं, किस तरह डैमेज आता है, किस टाइप का चेंज आता है, और उनको फिर कौन रिपेयर करते हैं, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। पहला है थायमिडिन डाइमर्स का, ठीक है। तो थायमिडिन डाइमर में ये देखो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के होता है क्या है, थायमिडिन और थायमिडिन, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, इधर अटैच हो गए हैं, डाइमर बन गया। अब ये डाइमर इनको आपस में नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि थायमिडिन और एडेनिन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए था, और थायमिडिन और एडेनिन को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। यहाँ क्या हो गए हैं, ये आपस में अटैच हो गए हैं, डाइमर बन गया है। तो इसको जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं वो क्या है,
एक्सियन एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर इसको रिमूव कर देंगे। ये इन्होंने यहाँ से क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास जो कट करने के बाद ये एक्साइज हो गए हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज ने नए न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं और फिर लास्ट में ये जो निकिंग की है, ये जो निकिंग की है ये किसने की है, डीएनए लाइगेज ने। तो ये इसके स्टेप्स थे। एक्सियन एंडोन्यूक्लियस मेक्स निक इन फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड में, ठीक है। डिफेक्टिव डाइमर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, फिल गैप को फिल किया बाय सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए, ठीक है। और फिर डीएनए लाइगेज सील द निक और लास्ट में उसने क्या किया है, डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास सेकंड डिफेक्ट जो आता है डीएनए रिपेयरिंग का, वो है साइटोसिन डीअमाइनेशन, ठीक है। तो डीअमाइनेशन जो होती है, हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है, हीट की वजह से भी हो सकती है। डीअमाइनेशन की वजह से क्या होता है कि साइटोसिन की अगर डीअमाइनेशन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरासिल में। और हमने पढ़ा कि डीएनए में यूरासिल नहीं होती, ठीक है। डीएनए में यूरासिल नहीं होती, 4 बेसिस होती हैं, बाकी यूरासिल आरएनए में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यूरासिल अगर डिटेक्ट होगी तो उसे रिमूव कर दिया जाता है और फिर वहाँ स्पेस बन जाती है। उस स्पेस को कौन फिल अप करता है, डीएनए पॉलीमरेज फिल अप करते हैं, ठीक है। तो होल को कौन फिल अप करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और लास्ट में कौन ज्वाइन कर देगा, डीएनए लाइगेज। तो ये साइटोसिन डीअमाइनेशन का रिपेयर है। डिफेक्ट क्या है, साइटोसिन डीअमाइनेशन। रिपेयर कैसे है, वही एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेसिस पहले, ठीक है, फिर डीएनए पॉलीमरेज गैप फिल करेंगे और लास्ट में लाइगेजेस जो हैं वो ज्वाइनिंग करेंगे। अब लास्ट वाला जो हमारा है वो मिसमैच रिपेयर है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें मिसमैच जब भी डिटेक्ट होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, तो उतने डीएनए स्ट्रैंड क्या कर जाते हैं, कट कर देते हैं। फिर पैच ऑफ डीएनए बनता है न्यू, उससे न्यूक्लियोटाइड से, और जो कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। और लास्ट में डीएनए लाइगेज जो है वो उसको सील कर देता है। ये अब इस हम डायग्राम से देखते हैं। अच्छा, तो ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन एरर इसमें आया। इधर क्या एरर आया, एडेनिन और थायामीन होते हैं, अगर ये एडेनिन की जगह साइटोसिन लग गया है जो, तो इसमें क्या है, ये डीएनए रेप्लिकेशन एरर है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसको मिसमैच रिपेयर को वो डीएनए पॉलीमरेज खुद ही सही कर लेगा, ठीक है, जो हमने कहा था कि उसके पास मिस पेयरिंग या एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। और अगर ये नहीं करता तो फिर क्या आ जाएगी, अगर मिस मैच रिपेयर डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या आएगी, चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आया, ये देखो सी के साथ तो जी अटैच है, ए के साथ भी टी अटैच है, ठीक है, टी के साथ। तो ये मिसमैच रिपेयर जो है इसमें आ गया है और इसकी वजह से क्या हो गया, माइक छोटी छोटे एरर आते रहेंगे और वो अकोमुलेट होते रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होने लगेगी डीएनए की, और ये कैंसर की मेन कॉज है। तो अगर मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी होती है और MSH1 जीन और MSH2 जीन डिफेक्टिव होती हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज का जो नॉर्मल काम है कि वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है, वो नहीं कर पाता। और फिर क्या हो जाते हैं, ये जो बेसिस होती हैं एक दूसरे से मिसमैच हो जाती हैं, मिसपेयर्ड हो जाती हैं, और वो मिसपेयर्ड अकोमुलेट होते रहते हैं और उसके बाद ये कैंसर में डेवलप होता है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप थी। अब ये हमारा आज के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप लोग जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।